गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। ये चौथा अध्याय है और फर्स्ट यूनिट का चौथा अध्याय, पादप जनन की विशिष्ट विधियां, स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। इसमें अपन 4 विधियां पढ़ेंगे: असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और बहुभ्रूणता। सबसे पहले असंग जनन। असंग जनन की खोज की थी हेंस विंकलर ने। इससे पहले मैं आपको असंग जनन का महत्व बता देता हूं। असंग जनन का महत्व क्या है, क्योंकि अपन ने पीछे कायिक जनन भी पढ़ा था, अलैंगिक जनन भी पढ़ा था। हालांकि ये जो चारों विधियां हैं वो चारों की चारों अलैंगिक जनन की ही विधियां हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में अपन ने लैंगिक जनन पढ़ा था, ये अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? जब जनन की क्रिया में एक ही जनक भाग लेता है, यहां एक ही जनक के द्वारा नई संततियों का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये अलैंगिक जनन का प्रकार हो गया। लेकिन उन अलैंगिक जननों से यह असंग जनन जो है ये थोड़ा सा भिन्न है, यानी कायिक जनन से। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जनरल वे में अगर अपन देखें तो जो संकर बीज तैयार किए जाते हैं उन्हें हर साल तैयार करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि संकर बीजों से जो उत्पादन प्राप्त होता है, जो बीज प्राप्त होते हैं, उन्हें हम अगले साल फिर खेती के लिए काम में नहीं ले सकते। ये संकर बीजों की एक डीमेरिट है, ठीक है, हानि है। लेकिन असंग जनन के द्वारा जो बीज तैयार किए जाते हैं उन्हें बार बार तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात, इनमें ओज युक्त लक्षण भी पाए जाते हैं, यानी ज्यादा लक्षण पाए जाते हैं। सामान्य बीजों की तुलना में ओज ज्यादा होता है, विगर ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसका महत्व हो गया। हेंस विकलर ने इसकी खोज की थी, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। असंग जनन, इसको मैं पूर्व में भी डिफाइन कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। असंग जनन का मतलब क्या है? जैसा कि आपको बताया हुआ है, ए का मतलब अनुपस्थित, संग का मतलब साथ में, जनन नई संतति का निर्माण। तो जो लैंगिक जनन की 2 मुख्य घटनाएं होती है, हमेशा आप याद रखना, लैंगिक जनन में 2 मुख्य घटनाएं, पहली युग्मक निर्माण और दूसरी युग्मक संलयन, या आप यूं कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन। तो ये दोनों क्रियाएं यहां नहीं होगी। अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, तो यहां भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता। इस प्रकार का जनन जिसमें बीज का निर्माण होता है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया नहीं होती, असंग जनन कहलाता है। असंग जनन के 2 प्रकार हैं, बीजाणुद्भिद या अपस्थानिक भ्रूणता। बीजाणुद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता। तो आप लोगों को बताया हुआ है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद का मतलब क्या है? द्विगुणित। ठीक है, तो द्विगुणित अवस्था आप पुनः एक बार अपनी गुरु बीजाणुधानी की संरचना को याद करो, तो इससे ये पूरा का पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो अंदर की संरचना है, कौन सी? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या है? मादा युग्मक है। और भ्रूणकोश के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी क्या है? अगुणित है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? बीजाणुद्भिद असंग जनन। जब इस भ्रूणकोश को छोड़ दें और इसके बाहर की कोई भी कोशिका, चाहे वो अध्यावरण हो, चाहे वो बीजांडकाय हो, चाहे वो बीजांडवरंत हो, चाहे वो निभाग हो, इनसे भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं बीजाणुद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता। दूसरा अपने पास क्या है? युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मक, युग्मक का मतलब आपको बताया हुआ है वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी। वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी युग्मक कहलाता है। तो अब अगर इसके अंतर्गत अपन देखें, भ्रूणकोश के अंतर्गत जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब की स्थिति क्या है? अगुणित है या युग्मकोद्भिद है। तो इनसे जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे कह देते हैं युग्मकोद्भिद असंग जनन।
अब इस युग्मकोद्भिद असंग जनन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? अनिषेक जनन और अपयुग्मन, एपोगेमी। इनमें कोई ज्यादा विभेद नहीं है। ध्यान में आपको यह रखना है कि भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, ये जो कोशिका है इस कोशिका को अपन कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। और अंड कोशिका के समीप दो सहायक कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका है। जब यहां हम क्या कह रहे हैं, युग्मकोद्भिद असंग जनन, युग्मकोद्भिद असंग जनन में जब अंड कोशिका के द्वारा, ठीक है, और बात क्या कर रहे हैं, असंग जनन की। असंग जनन का मतलब बिना निषेचन के। जब अंड कोशिका के द्वारा बिना निषेचन की क्रिया के भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम कह देंगे अनिषेक जनन। दूसरा क्या है, अपयुग्मन। अब इस अंड कोशिका को तो छोड़ दें और शेष जितनी भी कोशिकाएं बच गई, कौन कौन सी बच गई, तो आपको याद दिला दूं, ये दो सहायक कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका। इनसे जब भ्रूण का निर्माण या बीज का निर्माण होता है तो उसे क्या कहेंगे, अपयुग्मन। अनिषेक जनन, जब अंड कोशिका से बीज का निर्माण होता है। अपयुग्मन, अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका बीज का निर्माण करती है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। अब इसी असंग जनन के दो प्रकार जो हेंस विंकलर ने बताए, बीजाणुद्भिद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन। पंचानन महेश्वरी, जो कि आप लोगों को ध्यान में होगा, अपने भारत के वैज्ञानिक है और भारतीय एम्ब्रियोलॉजी, भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक भी इनको माना जाता है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने जयपुर के ही रहने वाले थे और इन्होंने दतुरे के द्वारा अगुणित पादप का निर्माण भी किया था। इन्होंने असंग जनन के दो प्रकार बताए। कौन कौन से? चीज वही है, अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन। अनावर्ती का मतलब वही युग्मकोद्भिद असंग जनन, ठीक है। अगुणित अनिषेक जनन, सबसे पहले यह टर्म दिया था जॉर्ज जेनसन ने, और बात वही है। अनावर्ती असंग जनन का मतलब जब युग्मकोद्भिद अवस्था से बीज का निर्माण होता है। दूसरा क्या बताया इन्होंने, पुनरावर्ती असंग जनन। पुनरावर्ती असंग जनन का मतलब वही बीजाणुद्भिद असंग जनन। पुनरावर्ती असंग जनन को चार भागों में विभाजित किया। जनन अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता का मतलब ये अपना क्या है, भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक। इसके बाहर की कोई भी कोशिका, अध्यावरण हो, बीजाणु द्वार हो, निभाग हो, बीजाणु वृंत हो, इनसे जब बीज का निर्माण होता है तो उसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। कायिक अपबीजाणुता, सेम वही चीज। यहां सिर्फ ये कह दिया कि भ्रूणकोश के बाहर की कोशिका, और कायिक अपबीजाणुता में कह देंगे अध्यावरण, बीजांडकाय, निभाग, बीजांड वृंत की कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है। अपस्थानिक भ्रूणता, भ्रूणकोश के बाहर। कायिक असंग जनन, ये अपने ऊपर आ गया था, इसमें कायिक असंग जनन में क्या है, जो अपन ने पीछे के पाठ में याद हो तो आपको पढ़ा था पत्र प्रकलिका के द्वारा जनन। तो पत्र प्रकलिका के अंतर्गत भी क्या होगा, बीजाणुद्भिद अवस्था ही होगी, ठीक है। ये चार प्रकार है, केवल नाम में ही भिन्नता है इन तीनों में। जनन अपबीजाणुता, कायिक अपबीजाणुता और अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता का नाम ऊपर भी अपन ने दिया हुआ है, बीजाणुद्भिद असंग जनन। ये केवल पंचानन महेश्वरी ने अपनी अलग टर्म दी थी। और कायिक असंग जनन के अंतर्गत पत्र प्रकलिका के द्वारा या जननांगों के द्वारा जो कायिक जनन होता है उसी को क्या कहा है, कायिक असंग जनन। दूसरा अनिषेक बीजता, ये भी अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। बिना निषेचन की क्रिया के जब बीज का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। तीसरा है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन एक नई टेक्निक है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, पोषक पदार्थ तैयार करते हैं। और पोषक पदार्थ तैयार करने के पश्चात क्या करते हैं, उनमें उत्तक ले सकते हैं, अपन कोशिका ले सकते हैं, ठीक है। और उस पोषक पदार्थ में क्या करेंगे, कोशिकाओं या उत्तकों को डाल देते हैं और वो
प्राक भ्रूण का निर्माण करती है, प्रो एम्ब्रियो, और फिर नए पादप का निर्माण करती है, और उससे पहले पादपक का निर्माण करती है। तो इसके द्वारा बहुत ही कम समय में बहुत अधिक संततियां तैयार की जा सकती है। आर्किड, ग्लेडियोलस इत्यादि का व्यावसायिक स्तर पर इनके अंदर उत्पादन किया जा रहा है। बहुभ्रूणता, चौथी जनन की जो विशिष्ट विधियां है उनके अंतर्गत चौथी विधि अपनी बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता, एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। और आप लोगों को याद होगा, जूनियर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की या बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो आप लोगों को याद होगा एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी, और यहाँ पे बहुभ्रूणता की खोज भी किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने। और किस में की? संतरे में की। ये तो अपने एक एक नंबर के छोटे प्रश्न बनते हैं। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता क्या है? एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति, एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। अब ये कैसे उत्पन्न हो सकती है? इसके 4 कारण हैं, वो अपने को समझने हैं। उसके बाद में अपना ये चैप्टर यहां फिनिश हो जाता है, छोटा सा चैप्टर है। पहला है प्राक भ्रूण के विदलन से। प्राक भ्रूण किसको कहते हैं? आपको याद होगा अपन ने भ्रूणपोष पढ़ा था। भ्रूणपोष के अंतर्गत क्या होता है कि भ्रूण का विकास नहीं हुआ है, भ्रूण का विकास नहीं हुआ है तो उस भ्रूण को अपन क्या कहेंगे? प्राक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत कि जो इंसानों के अंदर ट्विन्स उत्पन्न होते हैं, तो ट्विन्स के अंतर्गत क्या होता है कि अपन जानते हैं युग्मनज जो होता है उस युग्मनज में विदलन होता है। विदलन किसे कहते हैं एक बार आपको स्पष्ट कर देता हूं। ऐसा समसूत्री विभाजन, ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या में तो बढ़ोतरी होती है लेकिन उनका आकार घटता चला जाता है। जैसे मान लो ये एक कोशिका है, इस कोशिका में ये 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। समसूत्री विभाजन इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या तो रहती है समान, लेकिन कोशिका का आकार क्या हो गया? आधा हो गया। फिर उसमें विदलन हो गया तो ये 4 कोशिकाएं बन गई। अब इन चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तो क्या है? समान है, लेकिन इन चारों का आकार देखो कितना हो गया? घट गया। तो उसी प्रकार विदलन, विदलन क्या हो गया? ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या में तो बढ़ोतरी होती है परंतु उनका आकार घटता चला जाता है। अच्छा, फिर अपन ने पीछे पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन के अंतर्गत क्या होता है? युग्मनज, युग्मनज से फिर एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, जिसे क्रमशः अपन चतुष्टांग और उसके बाद में अष्टांग, फिर गोलाकार भ्रूण, फिर हृदयाकार भ्रूण और फिर अनियमिताकार भ्रूण का निर्माण होता है, यानी भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो यहां क्या होगा? प्रो एम्ब्रियो या जो प्राक भ्रूण है उसमें क्या होगा? विदलन। विदलन के फलस्वरूप क्या बन गया? 2 कोशिकाएं बन गई। अब ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग क्या करेगी? भ्रूण का परिवर्धन करेगी। तो क्या हो गया? एक भ्रूण था पहले, उससे 2 भ्रूण हो गए। क्या हो गया? बहुभ्रूणता। प्राक भ्रूण के विदलन से विदलन हुआ और विदलन के फलस्वरूप दोनों कोशिकाएं अलग अलग क्या करेगी? परिवर्धन करेगी। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से। अब अपन जानते हैं कि भ्रूण का निर्माण द्विनिषेचन और त्रिसंलयन अपन ने पढ़ा था आवृतबीजी पादपों के अंतर्गत। तो अंड कोशिका और एक नर कोशिका के संलयन से क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज आगे भ्रूण का निर्माण करता है और उसका परिवर्धन होता है। तो यहां अपन क्या करें? अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं से भी क्या हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुभ्रूणता। तीसरा है एक से अधिक भ्रूणकोश। किसी बीजांड में ये अपने पास क्या है? एक भ्रूणकोश है। एक भ्रूणकोश से एक अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका क्या करेगी? भ्रूण का निर्माण करेगी। तो अगर एक से अधिक भ्रूणकोश हो तो जितने भी भ्रूणकोश होंगे उन सब में एक एक अंड कोशिका होगी और वो अंड कोशिका क्या करेगी? अलग अलग भ्रूणों का निर्माण कर लेगी। क्या हो गया? बहुभ्रूणता। चौथा है बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं से, जो अपन ने पढ़ा था अपस्थानिक भ्रूणता, कायिक अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता। उसी प्रकार अब इसको छोड़ दें,
भ्रूण कोश को बीजांडकाय, ये बीजांडकाय, ये अध्यावरण, ये बीजांड व्रंत, ये निभाग, इन कोशिकाओं के द्वारा क्या हो, भ्रूण का निर्माण कर लिया जाए। तब भी क्या हो जाएगा, एक से अधिक भ्रूण हो जाएंगे, बहु भ्रूणता। इस प्रकार से अपना ये छोटा सा टॉपिक, एक पूरा का पूरा पाठ संपन्न होता है। पादप जनन की विशिष्ट विधियां, पहला था असंजनन, दूसरा अनिषेक बीजता, तीसरा सूक्ष्म प्रवर्धन और चौथा बहु भ्रूणता। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कहीं कोई कमी है तो आप मुझे अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको अपन दूर करने का प्रयास करेंगे। इस कोरोना काल में यही एक माध्यम अभी अपने पास बचा है। आज आप लोगों को पता है, घोषणा कर दी है सरकार ने कि 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, तब तक हमारी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए हम ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको अध्ययन करवा रहे हैं। धन्यवाद।